दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर फॉरेस्ट फायर रिपोर्टेड एट बिलगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आपदा प्रबंधन खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। आपदा चाहे प्राकृतिक हो या मानव जनित, उसकी अंतिम परिणति विनाश ही होती है। कोई प्राकृतिक अथवा मानव जनित ऐसी घटना जो समाज के सामान्य जनजीवन में गंभीर व्यवधान उत्पन्न कर दे, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत बड़े स्तर पर जान माल, प्रकृति तथा अन्य को नुकसान हो और जिसको प्रभावित समाज अपने संसाधनों से पुनर्स्थापित नहीं कर सकता हो, उसे आपदा कहते हैं। आपदा धीरे धीरे या अचानक होने वाली घटना है। ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, चक्रवात, सुनामी आदि प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं हैं। ऐसी ही एक प्रमुख आपदा है जंगल की आग। बीते कुछ समय से जंगलों की आग एक प्रमुख आपदा बन गई है। जंगल की आग हालांकि एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है। इससे हमारे पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता और समुदायों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। गौरतलब है कि इस आपदा से प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य अधिक प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन वन्यजीव जिनका जीवन सीधे तौर पर वनों पर ही निर्भर है, उनका जीवन बुरी तरह से इस दुर्घटना से प्रभावित हो जाता है। जंगलों में अनियंत्रित रूप से फैलने वाली आग को वनाग्नि या जंगल की आग कहा जाता है। अमेज़न के जंगलों की आग हो या हवाई के जंगलों की आग, इन सभी ने प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बुरी तरह से प्रभावित किया है। अगर भारत की बात करें तो 75% से अधिक भारतीय जिले चरम जलवायु घटना के हॉटस्पॉट हैं और 30% से अधिक जिले अत्यधिक वनाग्नि वाले हॉटस्पॉट हैं। आज के इस आर्टिकल में हम जंगल की आग के कारण उसके दुष्प्रभाव और बचने की उपायों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जंगलों में लगने वाली आग का प्रमुख कारण क्या है। आमतौर पर किसान खेतों में फसलों के अवशेष जलाते हैं, जिसे पराली जलाना भी कहते हैं। इस वजह से कभी कभी आसपास के क्षेत्रों में या पेड़ पौधों में भी आग लग जाती है, लेकिन जंगलों में तो कोई जानबूझकर आग नहीं लगाता और घने जंगलों में तो शायद ही कोई रहता हो। तो ऐसे में जंगलों में कैसे आग लगती होगी? दरअसल इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर प्राकृतिक कारणों की बात करें तो कई बार तड़ित या आकाशीय बिजली के कारण भी वृक्षों में आग लग जाती है। हालांकि इस तरह की वनाग्नि को वर्षा ही बुझा देती है तथा बहुत अधिक क्षति नहीं होती, लेकिन अगर आग लगने के बाद वर्षा नहीं हुई तो इस आग को बुझा पाना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। उच्च वायुमंडलीय तापमान और निम्न आर्द्रता इस तरह की वनाग्नि के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। इसके अलावा कभी कभी मानवीय चूक से भी जंगलों में आग लग जाती है। कभी कभी मनुष्य जंगलों के पास से गुजरते हुए धूम्रपान करते हैं या रात के समय आग जलाते हैं, तो उस समय हुई लापरवाही से भी कभी कभी दुर्घटना हो जाती है और आग लग जाती है। इसके अलावा कुछ औद्योगिक संस्थान या फैक्ट्रियां जंगलों के पास स्थित होती हैं। जब कभी इन संस्थानों में आगजनी जैसी कोई दुर्घटना होती है तो इस बात की प्रबल संभावना होती है कि अगर समय रहते आग को नियंत्रित नहीं किया गया तो इसे जंगल की आग में परिवर्तित होने में समय नहीं लगता। इसके अलावा जंगल की आग को नियंत्रित करना इसलिए भी मुश्किल होता है कि शुरुआती अवस्था में किसी को पता नहीं चल पाता और जब पता चलता है तब तक आग उस अवस्था में पहुंच जाती है जिससे उसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी बहुत सारे आदिवासी समुदाय या जंगल के पास रहने वाले स्थानीय समुदाय कृषि कार्य करने के लिए जंगलों को जलाते हैं। ऐसे में अगर ये आग अनियंत्रित हो जाए तो ये आपदा का स्वरूप धारण कर लेती है। ये वनाग्नि कई प्रकार की होती है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। वनाग्नि को सतही आग, भूमिगत आग और मैदानी आग के रूप में 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। अगर सतही आग की बात करें तो वनाग्नि अथवा दावानल की शुरुआत सतही आग के रूप में होती है, जिसमें वन भूमि पर पड़ी सूखी पत्तियां, छोटी छोटी झाड़ियां और लकड़ियां जल जाती हैं तथा धीरे धीरे इनकी लपटें फैलने लगती हैं। वहीं भूमिगत आग की बात करें तो यह कम तीव्रता की आग होती है जो भूमि की सतह के नीचे मौजूद कार्बनिक पदार्थों और वन भूमि की सतह पर मौजूद अपशिष्टों का उपयोग करती है।
अधिकांश घने जंगलों में खनिज मृदा के ऊपर कार्बनिक पदार्थों का एक मोटा आवरण पाया जाता है। इस प्रकार की आग आमतौर पर पूरी तरह से भूमिगत रूप से फैलती है और यह सतह से कुछ मीटर नीचे तक जलती है। यह आग बहुत धीमी गति से फैलती है और अधिकांश मामलों में इस तरह की आग का पता लगाना तथा उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार की आग महीनों तक जलती रह सकती है और यह मृदा के वानस्पतिक आवरण को नष्ट कर देती है। अब अगर मैदानी आग की बात करें तो यह उपसतह जैसे कि वन क्षेत्रों के नीचे मौजूद डफ की परतें, आर्कटिक टुंड्रा या टैगा और दलदल की जैविक मृदा में मौजूद कार्बनिक ईंधन में लगने वाली आग है। बता दें कि मिट्टी में अपघटित कार्बनिक पदार्थ को लीटर कहते हैं। यह धीरे धीरे सड़ता है और जब आंशिक रूप से विघटित होता है तो इसे डफ कहा जाता है। भूमिगत और जमीनी सतह की आग के बीच कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, तो वही सुलगती भूमिगत आग कभी कभी मैदानी आग में बदल जाती है। तो आइए अब जानते हैं कि वनाग्नि के दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं। किसी भी आपदा के परिणाम हानिकारक ही होते हैं। जंगल की आग एक ऐसी आपदा है जिसके पर्यावरणीय, पारिस्थितिक और स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसका सबसे मुख्य दुष्प्रभाव होता है कि जंगल की आग से बड़े पैमाने पर काफी दूर तक की वायु गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। जंगल की आग हवा में बड़ी मात्रा में धुआं, कण पदार्थ और प्रदूषक छोड़ती हैं, जो एक विस्तृत क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता को खराब कर सकती है। इससे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी श्वसन संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं, तो वहीं दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त जंगल पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख अंग हैं और बहुत सारे जानवरों का प्राकृतिक निवास स्थान है। जंगल की आग से बहुत सारे जानवरों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है और बहुत सारे जानवर इस आग में जल भी जाते हैं। इससे जैव विविधता पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है और कुछ जानवर जो लुप्तप्राय हैं या संकटग्रस्त श्रेणी में हैं, उनके जल जाने या उनका निवास स्थान नष्ट हो जाने से उनके अस्तित्व की विलुप्ति का खतरा और भी अधिक बढ़ जाता है। साथ ही साथ वनाग्नि आसपास के जल स्रोतों के जल की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है। जले हुए क्षेत्रों से होने वाला अपवाह जल स्रोतों को राख, तलछट और हानिकारक रसायनों से दूषित कर सकता है, जिससे जलीय जीवन और उन जल स्रोतों पर निर्भर मानव समुदाय दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जंगल की आग से वायुमंडल में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती हैं। कुल मिलाकर जंगल की आग के पर्यावरण और मानव कल्याण दोनों के लिए व्यापक और अक्सर गंभीर परिणाम होते हैं। इसलिए पारिस्थितिक तंत्र और समुदायों की सुरक्षा के लिए जंगल की आग के प्रभावों को रोकने और कम करने के प्रयास आवश्यक हैं। आइए जानते हैं कि वनाग्नि को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। वनाग्नि को रोकने के लिए गर्मियों में जंगल की सीमा के चारों ओर फैले कूड़े को हटाकर आग को रोका जा सकता है। इसके अलावा जंगल की सीमा के निर्माण से वनाग्नि को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने से रोका जा सकता है। यह वनाग्नि को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसे फैलने से रोकने का कार्य जंगलों में अग्निरोधक के रूप में छोटी छोटी खाइयां बनाकर किया जा सकता है। वनों के निकट के क्षेत्रों में सुरक्षित प्रक्रियाओं को अपनाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ ऐसे क्षेत्रों में कारखानों की स्थापना करने से बचना चाहिए और अगर कारखाना स्थापित करना भी हो तो सुरक्षा उपायों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों की बात करें तो सरकार द्वारा भी कुछ कदम उठाए गए हैं, जिसमें से 2 योजनाएं प्रमुख हैं। वनाग्नि के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना यानी NAPFF 2018 और वनाग्नि निवारण और प्रबंधन योजना यानी FPM। वनाग्नि के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2018 को वनाग्नि की घटनाओं को कम करने के लक्ष्य के साथ जंगल के किनारे रह रहे समुदायों को सूचित, सक्षम और सशक्त बनाने तथा उन्हें राज्य वन विभागों से सहयोग के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया गया था। वहीं वनाग्नि निवारण और प्रबंधन योजना यानी FPM सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, जो वनाग्नि से निपटने में राज्यों की सहायता करता है। आइए अब जानते हैं कि आगे की राह क्या हो सकती है। वनाग्नि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो मनुष्यों से ज्यादा जीव जंतुओं और वनस्पतियों को प्रभावित करती है। इसकी वजह से प्रभावित स्थान की संपूर्ण जैव विविधता ही संकट में आ जाती है। वनाग्नि का जल, थल और वायु तीनों पर ही दुष्प्रभाव पड़ता है। ऐसे में आवश्यक है कि जितना हो सके सुरक्षा के उपाय अपनाए जाए। हालांकि आपदा कभी बता के नहीं आती कि इसके लिए कोई पहले से ही तैयार रहे, और जंगल जैसे दुर्गम जगहों पर तो ये और भी नामुमकिन है।
लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी सावधानी रखी जाए और ज़रूरी सुरक्षा साधनों का उपयोग किया जाए तो इनका नियंत्रण करना अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। वनाग्नि के कारण, दुष्प्रभाव तथा इसको रोकने संबंधी उपाय व सरकारी नीतियों पर चर्चा कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।